वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के टॉपिक व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट के साथ मैं आपका मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाता है। इसके बारे में आपने सुना होगा। और उसके बाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आ जाती हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती हैं। पार्लियामेंट्स के ज़रिए से कानून वगैरह बनाए जाते हैं और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट ये भी देखने को मिला। लेकिन इससे पहले ब्रिटिशर्स के दौर में ये चीज़ें नहीं थी। हाँ, कोशिश की गई थी 1909 जब इनडायरेक्ट इलेक्शंस का जो एलो किए गए लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। लेकिन वो सिस्टम ऐसा था ब्रिटिशर्स का जिसमें कोई रूल नहीं बनता था अच्छी तरह से लोगों का और उसमें नेशनल लीडर सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन 1947 के बाद जिस तरह की गवर्नमेंट वजूद में आई, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस तरह से हिंदुस्तान में आया, उसमें पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम, एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू जो पार्टिसिपेशन थी लोगों की गवर्नमेंट में, वो भी हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर चलते चलते आपको ये भी बताता चलूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है एवरीवन, एडल्ट का मतलब होता है जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा हो, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट, मतलब एवरीवन हुज एज इज अबव 18 ईयर्स हैज़ अ राइट टू वोट। इसका मतलब निकलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो इंडियन सिटीजन्स को मिला कब भाई साहब? आज़ाद होने के बाद। आई बात समझ में? वेरी गुड। लोग जो हैं अब आज़ादी के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते थे। ओके, उनको सामने लाते थे, फिर उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए से गवर्नमेंट बनाई जाती थी। ठीक है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती थी, जो जीत जाती थी ज़्यादा सीटें, वो जो है गवर्नमेंट बनाती थी। और इसी तरह से पार्लियामेंट जो है वो इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए से बनाया जाता था। अब ये पार्लियामेंट क्या काम करता है? अब पहले पार्लियामेंट आप समझ लें। पार्लियामेंट जो है ये रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्रोल करता है, गाइड करता है और गवर्नमेंट को चलाता है। पार्लियामेंट ये एक सिस्टम है बेसिकली। पार्लियामेंट ये रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्रोल करता है, गाइड करता है और गवर्नमेंट चलाने का काम करता है। मैं अभी आपको बताऊंगा ये पार्लियामेंट होता क्या है। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करेंगे, घुसने का मतलब यहाँ पर उसमें कोई हमला वमला नहीं करना है भाई साहब, उसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो उस हवाले से आपको बताता चलो यहाँ पर कि व्हाट डज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। सवाल आएंगे ना आपके जहन में कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है क्या। अक्सर हम इसमें समझने में गलती करते हैं कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट क्या है। दिस इज द इंडियन पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा ये दो हाउसेज हैं, दो जगह हैं जहां पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। जो हम इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के ज़रिए से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, वो इन्हीं हाउसेज में जाके बैठते हैं और इनको हम लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस या लोअर हाउस का नाम देते हैं। लेकिन जब हम इंडियन पार्लियामेंट, याद रखना बच्चों, जब हम इंडियन पार्लियामेंट कहेंगे, इंडियन पार्लियामेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ ये दो हाउसेज नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। या सिंपल में आप याद रखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा कंसिस्ट्स बेसिकली द पार्लियामेंट। ये तीनों मिलके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं। आई बात समझ में? अब दो हाउसेज जो है पार्लियामेंट के, एक को हम राज्यसभा कहते हैं और दूसरे को लोकसभा कहते हैं। ये आपने 1000 बार सुना होगा भाई साहब। लेकिन अगर डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या फ़र्क है। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जो पीपल होते हैं, जो इलेक्टेड, जो हमारे जो लोग होते हैं जिनको हम इलेक्शन के ज़रिए से चुनते हैं, उनकी तादाद 552 होते हैं, 552। और इस 552 में 530 मेंबर्स अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 मेंबर्स इसमें होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ पता है कौन से हैं? ये अब शाबाश, ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप में से एक इंडियन था और दूसरा शाबाश ब्रिटिशर का था और उनकी जो लोग बाद में बच्चे पैदा हुए उनको हम एंग्लो इंडियन जो है पीपल कहते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है 2 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं। यहाँ पर जो इसको चलाने वाला जो हेड होता है इस लोकसभा को, उसको हम स्पीकर कहते हैं। ये स्पीकर इन्हीं 552 मेंबर्स में से चुना जाता है। इलेक्शन करने के बाद वहाँ पर वोटिंग की जाती है और हर किसी मेंबर का लोकसभा में जो टर्नओवर होता है वो 5 साल का होता है। इसके बाद राज्यसभा, इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं या परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। 250 मेंबर्स इसमें रहते हैं, उसमें से 238
जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसका जो हेड होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं, और ये चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। इन मेंबर्स जो इसमें रहते हैं अपर हाउस में, इनका टर्न ओवर जो होता है वो 6 साल का होता है। आई बात समझ में? रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? सबसे पहला काम पार्लियामेंट का होता है कि ये नेशनल गवर्नमेंट को बनाए, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। जब जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें उसके बाद जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतती हैं इलेक्शंस में लोगों के ज़रिए से, उनको गवर्नमेंट की शक्ल देना ये पार्लियामेंट का काम होता है, प्रेसिडेंट का, लोकसभा और राज्यसभा का। इसके बाद पार्लियामेंट का ये काम भी रहता है टू कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना, गाइड करना एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, रास्ता दिखाना, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्म करना कि आपको किस तरह से कौन सा काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, द मेन वर्क ऑफ ए पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉज। अगर आपको सवाल करेगा कोई कि विच इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, तो आप उसको बोलना पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो हिंदुस्तान में कानून कहाँ पर बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सवाल उठेंगे आपके जहन में कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, लॉज कैसे बनाए जाते हैं और क्यों पार्लियामेंट ज़रूरी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, कानून जो लॉज होते हैं ये कैसे बनते हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हम इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली बात, कानून बनाते कहाँ पर हम हैं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमने अपने पहले से भी आपसे कहा कि कानून जो है वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। अब इसकी शुरुआत होते हैं इलेक्शंस के ज़रिए से। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम इलेक्शन के ज़रिए से चुनते हैं, चाहे वो MLAs हो या MPs हो, चाहे स्टेट लेवल के लिए या सेंट्रल लेवल के लिए जो इलेक्शंस किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए जो इलेक्शंस किए जाते हैं, उनके ज़रिए से जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं चुनते हैं। स्टेट लेवल में वो विधानसभा के लिए और सेंट्रल लेवल पे वो पार्लियामेंट के लिए। और पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, जिसको हमने आपसे पहले भी कहा है कि लोअर हाउस को लोकसभा और राज्यसभा जो है अपर हाउस को राज्यसभा का नाम दिया जाता है। आई बात समझ में? और यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में सेंट्रल लेवल के लिए, और विधानसभा में स्टेट लेवल के लिए कानून बनाए जाते हैं। ओके, वेरी गुड। जो स्टेट गवर्नमेंट में बनाए जाने वाले लॉज होते हैं वो उसी स्टेट में फॉलो किए जाते हैं। जहाँ तक बात सेंट्रल लेवल की है, वहाँ पर बनाए जाने वाले कानून जो हैं पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई किए जाते हैं, या लोकसभा और राज्यसभा में बनाए जाने वाले कानून पूरे कंट्री में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाती हैं वो डिफेंस है, यानी कि डिफेंस के ऊपर लॉज बनाने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा में कानून बनाए जाते हैं। जहाँ तक बात स्टेट गवर्नमेंट्स की है, उनको भी कुछ कानून बनाने के लिए ऊपर इख्तियार दिए गए हैं। वो पुलिस से रिलेटेड, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भाई साहब एजुकेशन के ऊपर, फॉरेस्ट्स के ऊपर, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन के ऊपर मिलजुल के कानून बना सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा डोमिनेंट रहती है, भले स्टेट गवर्नमेंट को कितनी भी। तो जहाँ तक बात लॉ मेकिंग प्रोसीजर की है, जो कानून बनने का जो सिस्टम है, कानून कैसे बनता है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। लॉज सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों जगहों पे जिस तरह से बनाए जाते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। और लॉज बनने की शुरुआत लोगों की डिमांड या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनकी सोच के बाद वो बनते हैं। वो अपनी सोच को एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिखते हैं, जिसको हम बिल बोलते हैं, याद रख। तो बिल जो रहते हैं ये 2 टाइप्स के पहले रहते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल डिफेंस मिनिस्टर जैसे हैं वो डिफेंस से रिलेटेड वो बिल पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस से रिलेटेड बिल पेश करता है। प्राइवेट बिल्स नॉर्मली जो हैं ये अपोजिशन पार्टी वाले वो उठाते हैं, नॉन मिनिस्टर्स MPs जो होते हैं वो इसको उठाते हैं और इसको
वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स रहते हैं, मनी और फाइनेंस बिल्स रहते हैं और ऑर्डिनरी बिल्स रहते हैं। ठीक है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स वो बिल्स जो ऑलरेडी कानूनों को अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में लाई जाती हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स कहते हैं। उसके बाद मनी और फाइनेंस बिल्स जो रहते हैं, ये लोन, एक्सपेंडिचर, इनकम से रिलेटेड रहती हैं। और ये दोनों भी टाइप्स ऑफ बिल्स, मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स, ये सिर्फ राज्यसभा में डिस्कस किए जाते हैं, लोकसभा में डिस्कस किए जाते हैं। मनी बिल्स और फाइनेंस बिल्स जो होते हैं या मनी बिल्स जो होते हैं, ये लोकसभा में डिस्कस किए जाते हैं। और ऑर्डिनरी बिल्स किसी भी हाउस में डिस्कस किए जाते हैं और इनको किसी भी हाउस में ले जाके डिस्कस किया जा सकता है। ओके सर। किस तरह से कानून बनता है, एक लॉ बनता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक ऑर्डिनरी बिल हमारे पास आ जाती है, एक आइडिया ऑर्डिनरी बिल की शक्ल में आ जाता है। इसको आप किसी भी हाउस में ले जा सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा में। तो समझने के लिए हम ये लेते हैं कि ये ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में ले जाई गई। ओके। और जब लोकसभा में इसको ले जाया जाता है तो फर्स्ट रीडिंग इसकी की जाती है। फर्स्ट रीडिंग में इसको क्या करते हैं कि इस बिल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है और इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं। और उसके बाद इसकी दूसरी रीडिंग होती है। दूसरी रीडिंग में इस बिल से रिलेटेड डिस्कशन किया जाता है। इसमें चेंजेस कौन सी लानी होते हैं, किस तरह से कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, वो सेकंड रीडिंग में की जाती हैं, डिस्कशन स्टेज में किया जाता है। और उसके बाद जब ये तीसरी बार लोकसभा में आ जाती हैं, जिसको हम थर्ड रीडिंग कहते हैं, थर्ड रीडिंग में इस बिल की असल शेप आ चुकी होती है और इसको सिर्फ वोटिंग स्टेज कहा जाता है। थर्ड रीडिंग में वोटिंग स्टेज जिसको कहा जाता है, इसमें वोटिंग के ज़रिए से पास किया जाता है। तो अगर इस बिल को नॉर्मल जो है वोटिंग नहीं मिल जाते हैं वहाँ पर, तो इसको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर इसको वहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है लोकसभा में, फिर इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। गॉट इट। तो लोकसभा में पास होने के बाद अब ये कहाँ चले जाते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं। और यहाँ पर भी यही 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज इस बिल के साथ की जाती हैं। और फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज में अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, तो ठीक। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर इसको वापस लोकसभा में डिस्कशन स्टेज में भेजा जाता है और फिर वहाँ से पास होने के बाद ये राज्यसभा में वापस चली जाती हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं। ओके। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट इसके ऊपर अच्छी तरह से देख के साइन करवाता है और ये साइन होने के बाद ये बिल एक्ट बन जाता है। और एक्ट कहो या लॉ कहो एक ही बात है, एक्ट बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ये किसी बिल से रिलेटेड आपस में सहमत नहीं होते हैं। ठीक है। उस सूरत में प्रेसिडेंट जो होता है कंट्री का, वो दोनों हाउसेस को आपस में एक साथ जॉइंट सेशन रखता है जिसमें इस पर्टिकुलर बिल्स के से रिलेटेड डिस्कशन की जाती है। फिर दोनों की सहमति के बाद वो बिल प्रेसिडेंट साइन करता है और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है कि अब आपको समझ आया होगा भाई साहब कि हमारे लिए पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है। अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।